हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, सुपर टेट के लिए जैसा कि हमारी सीरीज चली हुई है, प्रत्येक सब्जेक्ट को एक एक करके हम कवर कर रहे हैं। कंप्यूटर का सिलेबस पूरा करने के बाद अब हम जीवन कौशल को खत्म करने की ओर है और आज इसी संख्या में, इसी क्रम में हमारे जीवन कौशल की लाइफ स्किल सब्जेक्ट की ये क्लास नंबर 6 है। सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए, चाहे वो टेट, सी टेट, कोई भी टेट का एग्जाम हो, इसके अलावा कोई भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो जैसे सुपर टेट, रीट, केवीएस, इन सभी में जो आज का टॉपिक है ये सब में पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है जिसका नाम है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। ये टॉपिक आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपके शिक्षक से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे दोस्तों, कहीं कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्लास देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तब। तो चलिए लेट्स गेट टू द पॉइंट। शुरुआत करते हैं अपनी आज की कक्षा की, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है अभिप्रेरणा या प्रेरणा भी हम इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में अगर बात करें इंस्पिरेशन या मोटिवेशन, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यही जानेंगे कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, मोटिवेशन किसे कहते हैं। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि आप जब किसी कार्य को करने लगते हैं और बीच में आपकी हिम्मत टूटने लगे, हिम्मत हारने लगे और मन करे कि यार अब तो ये काम मेरे से नहीं हो रहा है, तो आपके मन में विचार आता है कि यार मेरे अंदर कहीं ना कहीं तो मोटिवेशन की कमी है, क्यों ना मैं कोई ऐसी वीडियो देख लूं जिससे फिर से मेरे अंदर मोटिवेशन जागृत हो और मैं उस कार्य को करने लगूं। अगर आपने इतनी चीज अपने आप से रिलेट कर ली है तो समझो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है, यानी आप इससे रिलेट कर गए हैं। तो इसी बात को अगर हम समझे कि क्या होता है मोटिवेशन, क्या होती है अभिप्रेरणा, तो आपको समझ में आएगा कि ये वो शारीरिक या मानसिक दशा है जो हमें क्या करती है, प्रेरित करती है। क्या करने के लिए? कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा क्या होती है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। वह शारीरिक या मानसिक दशा जो कि हमें कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये बात समझते ही आपको, आप समझ लीजिए मैकडूगल साहब की परिभाषा भी याद हो गई। बस इतनी सी बात थी अभिप्रेरणा के अंदर। अब चलो दोस्तों, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अभिप्रेरणा जो शब्द है ये किस शब्द से लिया गया और इसका क्या अर्थ होता है। इतना तो आप अभी तक समझ गए हैं कि अभिप्रेरणा को हम इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन, और जो ये शब्द है मोटिवेशन, ये लैटिन भाषा के मोटम शब्द से लिया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे मोटिवेशन शब्द किससे लिया गया है, मोटम शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा के। और इस मोटम शब्द का अर्थ होता है गति करना। क्या होता है? गति करना, यानी टू मूव। किस तरफ? आगे की तरफ गति करना, ठीक है। इसको हम प्रेरित करना या उत्तेजित करना भी कह सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया मोटिवेशन शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया, लैटिन भाषा के कौन से शब्द से, मोटम शब्द से, जिसका अर्थ होता है टू मूव, यानी गति करना, प्रेरित करना या उत्तेजित होना, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर इसे एक छोटी सी फिगर से आप लोग समझिए, ये आप है और ये है आपका लक्ष्य। आपका लक्ष्य है फिलहाल सबसे बड़ा, मेरे ख्याल से आपका लक्ष्य होगा कि एक सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बनना, है ना? बिल्कुल सही। अगर आपका लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया है, और आप लोग सभी जानते हैं कि हमेशा आपका पढ़ने का मूड एक जैसा नहीं रहता है। कभी आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं किसी दिन और किसी दिन आपको बहुत डाउन फील होता है, मन नहीं करता पढ़ने का। तो यानी जब आपका वो समय चल रहा हो, जैसे कि अभी है कि सामने कोई भर्ती नहीं दिख रही है रीट के अलावा भी, है ना, जिसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आया हो, ऐसी कोई और भर्ती नहीं दिख रही है अभी रीट के अलावा। तो आपको जब तक रीट की भी भर्ती अनाउंस नहीं हो रही थी अभी,
तो आपका बीच में ऐसा कुछ खास मन नहीं था कि भाई चलो पढ़ लिया जाए। अगर था तो बहुत अच्छी बात है, आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, वो आपको बाद में समझाऊंगी कि आंतरिक और बाहरी क्या है ये अभिप्रेरणा, ठीक। लेकिन अगर नहीं था और अब आपको दिखा कि भैया रीट की भर्ती का जो है वो अनाउंसमेंट हो गया है और हम भी उसके लिए एलिजिबल है, तो यानी आपने पढ़ना शुरू कर दिया। ये रीट की जो नोटिफिकेशन आया इसने आपको क्या किया, प्रेरित किया, आपके अंदर क्या किया, आपको उत्तेजित कर दिया आगे बढ़ने के लिए, आगे गति करने के लिए, ठीक है। तो प्रेरक के रूप में व्यक्ति के अंदर से जो आंतरिक बल लक्ष्य को पाने के लिए आपको धकेलता है आगे की तरफ, जब तक कि आपको वो लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, वही क्या है, मोटिवेशन है, वही क्या है, अभिप्रेरणा है। समझ में आ गई बात? जिस जिसको समझ में आई है लाइक ठोको, जल्दी से समझ आनी चाहिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। अब दोस्तों आप कहेंगे कि मैम हर चैप्टर में आप 2 से 3 परिभाषाएं बता रही है तो उनको याद रखने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं आपको इस क्लास में एक छोटा सा ये भी बताऊंगी कि कैसे आप याद रख पाएंगे इन परिभाषाओं को। आपको पूरा याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अभी जैसे देखिए हम अभिप्रेरणा की परिभाषाएं देखेंगे तो हम सिर्फ उतना देखेंगे जिससे कि हम अंतर कर पाए, क्योंकि आपका रिटन एग्जाम तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। अगर परिभाषा पूछी जाती है तो आपके कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए जिसको देखते ही आपको समझ में आ जाए कि ये वाली बात तो उन महोदय जी ने कही थी। जैसे पहली परिभाषा हम देख रहे हैं यहाँ पर क्रेच महोदय की, ठीक है, क्रेच महोदय की। तो इन्होंने कहा था कि प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, ठीक है। इस क्यों के प्रश्न का उत्तर ढूंढना ही क्या है, अभिप्रेरणा है, कि हमें कोई चीज क्यों चाहिए। अगर उस क्यों का उत्तर आपके लिए सॉलिड है तो यानी आप उसके लिए अपने आप मोटिवेटेड रहेंगे। देखिए अगर आपसे पूछे कि आपको शिक्षक क्यों बनना है, आपने अपने आप से सवाल किया, आपको उत्तर मिलेगा कि मुझे अपने जीवन में अपनी एक पहचान बनानी है, अपने समाज में अपने मम्मी पापा को खुश करना है, या उनको भी रिटर्न में कुछ देना है अभी तक उन्होंने हमारे लिए जो किया है, या पड़ोसियों का मुंह बंद करना है। आपके पास कोई ना कोई सॉलिड रीजन होगा, या किसी के पास ये रीजन होगा कि भैया जिसको मैं पसंद करता हूँ, पसंद करती हूँ, मैं उससे तभी मिल पाऊंगी जब मेरे पास एक सरकारी जॉब होगी, या मैं जब टीचर बन जाऊंगी तो मैं अपने फैसले लेने में जो है सक्षम हो पाऊंगी। तो आपके पास जो एक क्यों है इसका उत्तर एक सॉलिड होना चाहिए, जो कि आपको भीतर से अपने आप ही अभिप्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा। यही बात कही क्रेच महोदय ने। तो बताओ क्या आपको ये याद नहीं हुई? हो गई होगी, बिल्कुल जल्दी से बताइए। अब हम चलेंगे दूसरी परिभाषा पर। तो आपको मतलब ही नहीं है पूरी बड़ी परिभाषा क्या थी, बस क्यों का उत्तर आपको जहां मिले आप समझ जाइए कि क्रेच महोदय ने ये बात कही है। अगली परिभाषा इसी तरीके से हम देखेंगे दोस्तों, मैकडोनाल्ड जी के अनुसार हम ये परिभाषा देखने वाले हैं। यहाँ पर मैकडोनाल्ड आपने वो भी देखा होगा कि जहां पर आपको खाने की बहुत सारी चीजें मिलती है ना, मैकडोनाल्ड, तो वहां खाने के बाद आपको क्या मिलती है, अंदर से ऊर्जा मिलती है। तो व्यक्ति के अंदर से ऊर्जा कहाँ आएगी, मैकडोनाल्ड पर जब वो कुछ खा लेगा, ठीक है, वो मैकडी पर कुछ खाएगा तो व्यक्ति के अंदर से क्या आएगी, ऊर्जा आएगी। और वो ऊर्जा क्या है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। बिल्कुल सही जवाब, याद हो गया आपको, बहुत बढ़िया। तीसरी परिभाषा दोस्तों बीएफ स्किनर महोदय ने दी। बीएफ स्किनर महोदय ने कहा कि ये सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। कैसा, सर्वोत्कृष्ट मार्ग है, किसी भी आपकी जो कैसा मार्ग है, सर्वोत्कृष्ट मार्ग है अपने लक्ष्य को पाने का, ठीक है। अगर इसको रिलेट करना चाहे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आपके जो आप कहेंगे मैम थोड़ा फनी आप बातें करती है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको रिलेट करवाना है तो जो भी चलेगा, बस आपको याद होना चाहिए। देखिए मान लीजिए कि बीएफ यानी बॉयफ्रेंड, ऐसा कह सकते हैं, या बेस्ट फ्रेंड। आपका बेस्ट फ्रेंड आपको क्या बताएगा, आपकी जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए आपको सर्वोत्कृष्ट मार्ग बताएगा आपका बेस्ट फ्रेंड, है ना। तो बेस्ट फ्रेंड आपको लक्ष्य पाने का एक सबसे अच्छा मार्ग बताएगा कि भाई तू ऐसा ऐसा कर और बहुत अच्छा तेरे को रिजल्ट मिलेगा, ऐसा करके देख। तो ये परिभाषा भी आपके याद हो गई। चौथी है गुण के अनुसार। गुण के अनुसार क्या परिभाषा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गुण के अनुसार प्रेरणा किसी कार्य को शुरू करने यानी आरंभ करने, फिर उसको जारी रखने
तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। ये थी इनकी पूरी परिभाषा। लेकिन हमने इसमें से सिर्फ अपने काम के वर्ड्स निकाल लिए हैं कि किसी काम को आरंभ करना, उसको जारी रखना और नियमित रूप से करते जाना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। तभी ये परिभाषा किसने दी? आपको गुण महोदय ने दी। अच्छा, आपको ये देखिए कि स्कूल में जब आप अच्छा कार्य करते थे तो आपको क्या देती थी टीचर? गुण देती थी। ठीक है, गुण देती थी, बिल्कुल। तो कब मिलता था आपको गुण? जब आप किसी कार्य को शुरू करते थे, उसको फिर जारी रखते थे जब तक कि वो पूरा ना हो जाए, तब तक उसको नियमित करते रहते थे। ठीक है, तो पूरा करने के बाद आपको टीचर क्या देगी? गुण देगी। तो समझ में आया, रिलेट कर पाए आप इसको, बहुत अच्छी बात है। पांचवी परिभाषा किसकी है? फ्रेंडसन। ठीक है, फ्रेंडसन यानी आपके फ्रेंड का कोई बेटा है, वो आपको क्या बताएगा? अपने सफल अनुभव शेयर करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा लोग ज्यादातर अपनी सफलताओं के बारे में बात करते हैं, असफलताओं के बारे में नहीं। ठीक है, तो आपके फ्रेंड का कोई सन है या आपके पापा के फ्रेंड का कोई सन है, बेटा है, वो आपसे अपने सफल अनुभव को शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके ये परिभाषा भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। और बस इतना ही मेरा उद्देश्य था कि आपको परिभाषाएं भी मैं आज साथ साथ याद कराती हुई चलूंगी। और दोस्तों, मुझे एक बात अच्छी नहीं लग रही है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं बच्चों को कि आपके लिए क्लासेस चलाई जा रही है। इससे मुझे भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा की कमी होती है ऐसे अगर आप शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ कर दिया करिए आप लोग, ताकि मैं और अच्छे से आपको अपनी बातों को आपके सामने रख पाऊँ और खुशी के साथ। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करेंगे अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, या दो प्रकार की होती है। पहला सकारात्मक और दूसरी होती है नकारात्मक अभिप्रेरणा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये क्या भैया, ये क्या नया सीन है? सकारात्मक नकारात्मक क्या? मोटिवेशन भी दो तरह का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आगे जानेंगे। एक बार मैं आपको जो अभी तक बताया है वो चीजें यहाँ पर समझा देती हूँ। देखिए, अभी तक हमने जाना कि अभिप्रेरणा यानी प्रेरणा, मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से लिया गया। इसका अर्थ है उत्तेजित करना, प्रेरित करना या गतिशील रखना या आगे बढ़ना। ठीक है, परिभाषा मैंने बता दी आपको, प्रारंभ करना, जारी रखना और नियमित करना ही अभिप्रेरणा है। थॉमसन ने कहा अभिप्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। चलो, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों हम देखेंगे आपके सामने सकारात्मक अभिप्रेरणा कौन सी होती है। ठीक है, तो सकारात्मक अभिप्रेरणा की अगर हम बात करें, पॉजिटिव मोटिवेशन की बात करें, तो ये बच्चे के अंदर स्वतः उत्पन्न होती है। कैसे? स्वतः ही उत्पन्न होती है, अपने आप से उसके अंदर जो मोटिवेशन आता है वो खास करके कैसा होता है? पॉजिटिव मोटिवेशन होता है या फिर सकारात्मक आपका अभिप्रेरणा होती है। ठीक है, एक शिक्षक बच्चे के अंदर कैसे सकारात्मक अभिप्रेरणा को भर सकता है? तो या तो उससे किसी प्रतियोगिता का आयोजन करा करके, ठीक है, किसी प्रतियोगिता का आयोजन करके उनको मोटिवेट कर सकता है, वाद विवाद करा के, ठीक है, डिबेट करा के, वाद विवाद करा के, इसके अलावा उनके लक्ष्य को क्लियर करके, उसके फायदे बता के, उसको उसके जीवन से रिलेट करके सकारात्मक क्या अभिप्रेरणा उनके अंदर, बच्चों के अंदर जागृत की जाती है। और या फिर बच्चा स्वतः ही इसके लिए क्या रहता है? तत्पर रहता है। इसके बाद दोस्तों नकारात्मक अभिप्रेरणा की बात करें तो नकारात्मक अभिप्रेरणा बालक में बाहरी रूप से उत्पन्न की जाती है। कैसे? बाहरी रूप से उत्पन्न की जाती है। ठीक है, बाहरी रूप से उत्पन्न करी जाती है। जैसे नकारात्मक अभिप्रेरणा क्या हो सकती है कि कोई बच्चा अगर दंड से बचने के लिए कोई कार्य कर रहा है, निंदा से बचने के लिए कोई कार्य कर रहा है बच्चा, या किसी के भय से कोई कार्य कर रहा है, उस कार्य को करने के लिए प्रेरित है लेकिन भय की वजह से, ठीक है, या फिर पुरस्कार की वजह से। ये भी हो सकता है कि भैया पुरस्कार की वजह से कोई कार्य करे तो उसकी अपनी थोड़ी ही है, बाहरी है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गई? नकारात्मक अभिप्रेरणा हो गई। सकारात्मक अभिप्रेरणा हमेशा कैसी होती है? सर्वोत्तम होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है। लेकिन जब सफल ना हो तो नकारात्मक अभिप्रेरणा भी अपनाई जा सकती है एक अध्यापक के द्वारा। अगर वो इस तरीके से बच्चे के अंदर अभिप्रेरणा जागृत करने में सक्षम ना हो पाए, ना कर पाए अभिप्रेरणा जागृत, तो टीचर को फिर बाहरी अभिप्रेरणा भी अपनानी पड़ सकती है, दंड देकर, ठीक है, या थोड़ा बहुत डरा धमका कर आप बच्चे को अभिप्रेरित कर सकते हैं कार्य करने के लिए। ठीक है दोस्तों,
अब हमको देखना है दोस्तों अभिप्रेरणा के सोपान या मोटिवेशन के जो तत्व है या सोपान है उनको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हल के अनुसार, कौन से? हल महोदय या क्लार्क हल महोदय के अनुसार अभिप्रेरणा के सोपान कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? सबसे पहले सोपान का मतलब होता है दोस्तों स्टेप्स, किस तरीके से अभिप्रेरणा बच्चे के अंदर जागृत होती है। तो सबसे पहला स्टेप होता है आवश्यकता, यानी नीड उत्पन्न होना। किसी भी कार्य को करने के लिए आप कब अभिप्रेरित होगे? जब आपको उसकी जरूरत होगी, आवश्यकता होगी। अगर आपको टीचर आप बनने के लिए तब तक अपने मन से पढ़ाई नहीं करेंगे जब तक आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको मान लीजिए कोई सैलरी की वजह से अभिप्रेरित होता है ना, और कुछ रीज़न मैंने आपको पहले बताए उनकी वजह से, या आप कह लीजिए कि आपके सामने खाना रखा है, आप उसको तब तक नहीं खाएंगे जब तक आपको भूख नहीं लगेगी, यानी आपको उसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो वो खाना ऐसे ही रखा रहेगा। मेरे ख्याल से अब आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि हमारे को उसकी नीड होनी चाहिए, तभी हम अभिप्रेरित होंगे। तो सबसे पहले आवश्यकता उत्पन्न होगी, आवश्यकता से अभिप्रेरणा का क्या होता है? आरंभ होता है। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है दोस्तों ड्राइव। इसको हम बोलते हैं ड्राइव इंग्लिश में, जिसको हम हिंदी में कहेंगे चालक या प्रणोद। अब ये क्या है? इसकी उत्पत्ति जो है वो आवश्यकता से होगी, यानी इसके बाद ये वाला स्टेप आएगा। ठीक है, जिसे प्राप्त करने का कोई व्यक्ति प्रयास करता है उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? ड्राइव कहेंगे। या जिसकी वजह से, जिसको प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित होता है व्यक्ति। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपके शरीर के अंदर आपको फील हो रही है एनर्जी की कमी। ठीक है, तो यानी आप समझ गए कि आपको क्या लगी है? भूख। तो इस भूख को मिटाने के लिए आप क्या करेंगे? इस भूख को मिटाने के लिए आप भोजन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इसने आपके प्रयास को बढ़ाया, उसको एक ड्राइव किया, या आप कह लीजिए कि ड्राइवर का काम किया। आपके अंदर भूख लगी, आप उठकर चले। बिल्कुल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप आपका होगा दोस्तों ड्राइव के बाद उद्दीपक या प्रोत्साहन, जिसको आप कहते हैं इनिशिएटिव। ठीक है, या इंसेंटिव आप इसको कहते हैं, उद्दीपक या प्रोत्साहक। यानी जब आप उठ करके चले, भोजन के पास गए, आपको भोजन की प्राप्ति हो गई, तो आप कैसे हो गए? आपको इंसेंटिव मिल गया, यानी आप संतुष्ट हो गए। ठीक है, जो आपकी भूख थी, ये भूख क्या हो जाती है? आपकी भूख मिट जाती है। तो यहाँ पर आपको प्रोत्साहन मिला उससे। इसके बाद दोस्तों चौथा स्टेप आता है, जिसको आप नाम देंगे सबलीकरण या अभिप्रेरक भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, सबलीकरण या अभिप्रेरक, जिसको हम मोटम भी कहते हैं, जिससे मोटिवेशन शब्द बना। ठीक है, तब आपको यहाँ पर मोटिवेशन मिलेगा, आपको पता चलेगा कि भाई भोजन पाना आसान आपको कैसे बनाना है। ठीक है, या आवश्यकता की संतुष्टि, जो आपकी यहाँ पर आपकी आवश्यकता की संतुष्टि भी हो जाएगी और आप मोटिवेटेड भी फील करेंगे। ठीक है, तो ये खास करके यहाँ पर 3 स्टेप कहे जाते हैं। ये तो लास्ट में होता है कि भाई अब आपको भोजन की प्राप्ति हो गई, तो आप अपने आप में संतुष्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, या परिमार्जित फील कर रहे हैं, सबलीकरण हो गया है। लेकिन खास तौर पर ये 3 ही तत्व जो है इसके माने जाते हैं। ठीक है, कौन सा? NDI यानी नीड, ड्राइव, फिर इसके बाद इंसेंटिव। सबसे पहले आवश्यकता उत्पन्न होती है, फिर चालक के रूप में कार्य करती है वो, और फिर उसको प्रोत्साहन मिल जाता है, भोजन मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ था यहाँ पर आपके अभिप्रेरणा के तत्व। चलो गाइस, अब फटाफट से हम लोग देखते हैं अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका होती है। ठीक है, अगर आपकी लर्निंग में अभिप्रेरणा का क्या रोल रहता है, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, जो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझेंगे कि अगर आप अभिप्रेरित रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, तो आपकी वो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होगा। तो आपको कभी भी डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना है कि भैया अब तो मुझे शिक्षक बनना ही है, मेरा समय बिल्कुल आ गया है, मुझे अभी मेहनत करनी है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अभिप्रेरित रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।
तो ये भी इसका क्या है, इसकी भूमिका है, अधिगम में मदद करता है, ध्यान केंद्रित करने में आपके लक्ष्य की ओर, मानसिक विकास में भी सहायक होता है। इसके अलावा आपके व्यवहार के नियंत्रण में भी सहायक होता है। अब आप कहेंगे मैम व्यवहार का नियंत्रण कैसे होगा? आप अगर मोटिवेटेड नहीं है तो आप दिन भर उल जलूल ऐसी ही एक्टिविटीज में अपना समय खराब करते रहेंगे जिसका आपके लक्ष्य को पाने से कोई औचित्य नहीं है या कोई भी उससे रिलेशन नहीं है। लेकिन जब आप मोटिवेटेड रहेंगे, अपने लक्ष्य को अपने ध्यान में रख करके आप हमेशा वही क्रियाएं करेंगे फिर जो आपको आपके लक्ष्य के नजदीक लेकर जाए। ठीक है, अधिगम हेतु दिशा निर्देश आपको मिलेंगे। इसके अलावा सशक्त अधिगम दिशाओं का निर्माण होगा। तो ये सारी क्या है, अधिगम की प्रक्रिया में आपके मोटिवेशन की भूमिका है, रोल है। समझ में आया आप सभी को? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे जानेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को अलग अलग तरीके से विभाजित किया है। ठीक है, तो उनमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बताती जाऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे दोस्तों मैस्लो महोदय के अनुसार। मैस्लो जी ने अभिप्रेरणा के 2 प्रकार बताए। कौन कौन से? पहला बताया इन्होंने जन्मजात और दूसरा बताया अर्जित। जन्मजात को हम आंतरिक या जैविक अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं और अर्जित को हम बाहरी या सामाजिक अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में आपको यहाँ पर अंतर समझ में अब आएगा। देखिए जन्मजात अभिप्रेरणा कौन सी होती है? जो कि आप अपने जन्म से ही जो क्रियाएं करते हैं, जैसे भूख लगना, प्यास, नींद, इन सब को आपने अपने समाज से नहीं सीखा है, बल्कि ये आप जन्म से ही करते आ रहे हैं ये सारी क्रियाएं। और इनके लिए आपकी जो अभिप्रेरणा है वो कैसी है? आंतरिक होती है। आपको भूख लगती है, बाहर से कोई नहीं बताएगा कि तुम्हें भूख लगी है, आपको अंदर से फील होता है। नींद आती है तो आपको अपने आप फील होता है कि मुझे सो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी कैसी अभिप्रेरणा है? ये जन्मजात है। लेकिन जब दूसरी अभिप्रेरणा या दूसरे प्रकार की हम मैस्लो के अनुसार बात करते हैं बाहरी या अर्जित अभिप्रेरणा की, तो ये हम समाज में रह करके इसको अभिप्रेरणा को ग्रहण करते हैं। जैसे कि आप अभी फिलहाल मोटिवेटेड है किस लिए कि भाई शिक्षक के पद पर अगर मैं नियुक्त हुआ तो मुझे क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा, समाज में मेरी एक प्रतिष्ठा होगी। ठीक है, या मुझे पैसा मिलेगा, या फिर आपके घर वाले आपको कहते हैं कि अगर तूने ये एग्जाम क्लियर कर लिया तो मैं तुम्हें ये पुरस्कार दूंगा या ये इनाम तुम्हें मिलने वाला है। तो ये आपकी कैसी अभिप्रेरणा है? बाहरी अभिप्रेरणा है। ठीक है, या अर्जित अभिप्रेरणा है जो कि आपको समाज से मिलती है। समझ में आ गया दोनों के दोनों प्रकार आपको बहुत बढ़िया तरीके से। तो हम आगे बढ़ जाते हैं और दोस्तों इसी क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आप अपने आप को डिमोटिवेटेड या थका हुआ फील बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी नहीं कर रही हूँ, है ना। थोड़ा सा और आपका ये चैप्टर बचता है, इसको इसी क्लास में हम फिनिश करेंगे, भले ही थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाए, क्योंकि हमको अब आगे जो क्लासेस शुरू करनी है, नया सब्जेक्ट जो हम शुरू करेंगे जीवन कौशल को ख़त्म करते ही, वो हम ऐसा सब्जेक्ट चुनेंगे जो कि आपके रीट में भी उतना ही हेल्पफुल होगा और आपका सुपर टेट रीट दोनों को टारगेट करके आपको हम आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन रीट में आता है, मैंने आपको ये शुरुआत में ही बता दिया था, तो आप ध्यान से देखेंगे, आपकी दोनों तैयारी हो रही है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों अभिप्रेरणा के प्रकार। थॉमसन महोदय के अनुसार आपसे पूछ लेता है कि थॉमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अभिप्रेरणा के प्रकार है। तो इन्होंने भी 2 प्रकार बताए। पहला है स्वाभाविक और दूसरा होता है कृत्रिम। स्वाभाविक यानी जो आपके स्वभाव में हो, जैसे खेलना, घूमना, है ना, चलना फिरना और सुख प्राप्त करना, ये आपके स्वाभाविक है, ये आपका स्वाभाविक अभिप्रेरणा होती है। लेकिन कृत्रिम अभिप्रेरणा आपको कब उत्पन्न होती है? जब आपकी कोई प्रशंसा कर दे तो आप उस कार्य को दोबारा से करने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर आपको दंड मिल जाए किसी कार्य को ना करने पर, तब आप उस कार्य को करने लगते हैं। ठीक है, पुरस्कार की वजह से। तो ये कैसी होती है? कृत्रिम होती है, आर्टिफिशियल होती है। थॉमसन के अनुसार ये 2 प्रकार थे। अब हम बात करेंगे दोस्तों गैरेट महोदय के अनुसार। गैरेट महोदय के अनुसार मोटिवेशन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है जैविक, दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक और तीसरा होता है सामाजिक। जैविक कौन सी अभिप्रेरणा होगी? जैसा कि शुरुआत में ही हमने देखा, जो हमें जीवन से हमारे साथ साथ है, जैसे हमारे संवेग,
जिसमें हम गुस्सा करना, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, ये सारी कैसी अभिप्रेरणा होती है, हमारी जैविक होती है। इसको हम बाहर से नहीं सीखते हैं, हमारे साथ जीवन भर से चली हुई भूख, प्यास, ये सब इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक होती है कि जब हम किसी चीज को जानने के प्रति अपनी जिज्ञासा हमारी जो बढ़ती है ना, हम चिंतन करते हैं किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानने को लेकर के, तो वो हमारी मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा होती है। तीसरा आती है दोस्तों सामाजिक या सोशल मोटिवेशन। वो कैसा होता है, जब हमें समाज में अपने लिए सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, समाज में अपनी एक पहचान चाहिए, ये सारी हमारी अभिप्रेरणा होगी सामाजिक अभिप्रेरणा। तो गैरेट महोदय ने ये 3 प्रकार बताए। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दोस्तों अभिप्रेरणा के सिद्धांत। ठीक है, हमने डेफिनेशन, मीनिंग, टाइप्स, विशेषताएं, ये सारी चीजें देख ली है। अब हम यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक बचता है, अभिप्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांत है, एक बार पूरी लिस्ट में आपको बता देती हूँ, और फिर इस लिस्ट में से जो जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में आते हैं उनको फिर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपके ऊपर बर्डन भी नहीं रहेगा और चीजों को आप मेमोराइज रख पाएंगे आपके एग्जाम तक। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस वाली जो पूरा ये टेबल है इसको कवर कर लेते हैं तो आपको कोई भी सिद्धांत पूछे अभिप्रेरणा का आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जो कि विलियम मैकडूगल ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया। अभिप्रेरणा की मांग या आवश्यकता का सिद्धांत दिया अब्राहम मैस्लो ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है। आगे आता है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये किसने दिया? सिगमंड फ्रायड महोदय जी ने दिया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आगे आता है दोस्तों प्रोत्साहन का सिद्धांत, जो कि कफमैन ने दिया। ठीक है, इसके बाद क्षेत्रीयता का सिद्धांत कर्ट लेविन महोदय ने दिया। प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत आपका क्लार्क हल ने दिया। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत आपका डेविड सी या मैक्सीलैंड ने दिया। अभिप्रेरणा का शरीर रचना सिद्धांत ये आपका मॉर्गन मुर्रे साहब ने दिया। इसके अलावा दोस्तों ERG, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ERG सिद्धांत जो है ये एल्डर्फर ने दिया। और प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम ने दिया। त्रिमांग या आवश्यकता संप्राप्ति का सिद्धांत मैक्लीलैंड ने दिया। और आंतरिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत हार्लो महोदय ने दिया। तो जिस पर मैंने स्टार बनाया है ये तो आपके दिमाग से कभी मिस नहीं होना चाहिए। तो चलो अब एक एक करके इन सिद्धांत में से जो इम्पोर्टेंट है उनको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। 1908 में ये सिद्धांत दिया गया और किसके द्वारा? अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, विलियम मैकडूगल के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ, इन महोदय का नाम क्या है? विलियम मैकडूगल। ठीक है, विलियम मैकडूगल ने ये आपका सिद्धांत दिया। कौन सा? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया 14 मूल संवेगों को या 14 मूल प्रवृत्तियों को, 14 मूल प्रवृत्ति, ठीक है, 14 मूल प्रवृत्ति के बारे में इन्होंने बताया। और 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 ही संवेग होते हैं। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बताया, इन संवेगों के बारे में बताया, जो कि आपके जो बाल मनोविज्ञान विषय है, जो कि आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अभी इसको खत्म करने के बाद हम देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो आपको बाल मनोविज्ञान भी पढ़ना है सभी एग्जाम्स के लिए, जितने भी टीचिंग एग्जाम है वहाँ पर ये टॉपिक आएगा बहुत खुल करके, वहाँ पर हम इसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि अभिप्रेरणा का ये प्रथम सिद्धांत था, ये भी मैं लिख देती हूँ, कभी आप भूल ना जाए। तो अभिप्रेरणा का ये प्रथम सिद्धांत था। ठीक है, सबसे पहले यही सिद्धांत आया था। तो ये चीज हो गई, आपको क्लियर रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे दोस्तों, आगे चलते हैं। अब दूसरा सिद्धांत हम देखेंगे, सिगमंड फ्रायड महोदय का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा कि व्यक्ति 2 तरीके से अभिप्रेरित होता है। पहला जीवन मूल इच्छा के लिए, और दूसरा मृत्यु की मूल इच्छा जब उसमें जागृत होती है तो वो प्रेरित होता है। पहली, जब उसको सफलता मिलती है ना, जब उसको सफलता मिलती है तो उसके अंदर कैसी इच्छा जागृत होती है? अपने जीवन को और अच्छे से जीने की।
लेकिन अगर वो किसी कार्य में असफल हो जाता है तो उसके अंदर जो इच्छा जागृत होती है वो कौन सी होती है? मृत्यु की इच्छा जागृत होती है। तो जो जीवन की मूल इच्छा है इसको नाम दिया सिगमंड फ्रायड ने इरोस, और मृत्यु की मूल इच्छा को दिया थैनेटोस। ठीक है, आपने वो मूवी देखी होगी, मुझे सही से नाम याद नहीं आ रहा, बहुत फेमस मूवी है जिसमें वो थैनोस होता है। ठीक है, और उसी से रिलेट करते हुए आप इसको याद रख सकते हैं कि वो मारता है सबको। ठीक है, तो थैनोटोस होती है आपकी मृत्यु की मूल इच्छा, और जीवन की मूल इच्छा को इन्होंने क्या कहा है? इरोस कहा है। समझ में आ गई? सिगमंड फ्रायड ने यही बताया कि सफलता जीवन की ओर हमें ले जाती है, अग्रसर करती है, लेकिन असफलता कुंठा से भर देती है और हमें एक मृत प्राणी के समान बना देती है। तो ये आपका दूसरा सिद्धांत हो गया। अब चलिए तीसरे सिद्धांत पर चलते हैं जिसका नाम है मैस्लो का सिद्धांत। ये भी अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर सिद्धांत होने वाला है। मैस्लो का सिद्धांत या मैस्लो का पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत आप इसको कह सकते हैं। किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया। अमेरिका के निवासी थे, ये मानवतावादी की श्रेणी में आते थे। अब्राहम मैस्लो ने 3 बहुत ही प्रमुख पुस्तकें लिखी, जिसमें पहली है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। याद रखिएगा इनकी पुस्तकें, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, पावर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये तीनों पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत है मैस्लो का, इसको हम कई नाम से जान सकते हैं। तो अगर किसी और नाम से इनमें से पूछा जाए तो भी आप डरेंगे नहीं कि ये क्या पूछ लिया, इसीलिए मैं आपको इसके बाकी नाम भी यही क्लियर कर देती हूँ, जिनमें है मांग और आपूर्ति का सिद्धांत, नाभिकीय मांग का सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, या फिर आत्मसिद्धि या स्वयार्थीकरण का सिद्धांत। तो ये इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों आपको? मानवतावाद के जनक भी माने जाते हैं अब्राहम मैस्लो जी। लेकिन हमें क्या करना उस बात से? हमें तो ये देखना है कि इन्होंने कौन कौन सी मांग बताई या पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत क्यों कहा। क्योंकि दोस्तों इन्होंने कुछ ये स्टेप्स या आप कह सकते हैं कुछ ये स्तर बताए कि कैसे कैसे हमारी जो मांग होती है वो बढ़ती है। एक मांग संतुष्ट होने के बाद हमारे अंदर अभिप्रेरणा जागृत होती है दूसरी मांग को पूरा करने की। ठीक है, पहले आपको इस सुंदर सी इमेज के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, फिर आपको जो है ऊपर वाली इमेज दिखाऊंगी। पहले आपके अंदर वो इंटरेस्ट उत्पन्न कर देती हूँ ताकि आप इसको समझने के लिए प्रेरित हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं एक पिरामिड बना हुआ है, जिसमें ये पहला स्टेप है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये सबसे लास्ट 5वां। अब इससे ये तो आप समझ गए होंगे कि हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो सबसे पहली जो आप यहाँ पर देख रहे हैं साइकोलॉजिकल नीड। ठीक है, यानी हमारे जीवन में सबसे पहले जो हमारी सबसे प्रारंभिक आवश्यकता होती है वो कौन सी होती है? हमारी शारीरिक आवश्यकता दोस्तों। ठीक है, जब हमारी शारीरिक आवश्यकता पूरी होती है तब हम अगली आवश्यकता के और जो है प्रेरित होते हैं उसको पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि जो हमारी शारीरिक मांग है, जिसमें हमारे लिए क्या आता है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये सबसे पहली आवश्यकता होती है एक मानव के जीवन में। जब हमारी ये नीड पूरी हो जाती है तो हम दूसरी नीड की तरफ बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिखाया गया है? घर हो। ठीक है, घर हो, पैसा हो, तो ये हमारी किसके लिए है? सेफ्टी यानी सुरक्षा की मांग जो है उत्पन्न होती है हमारे अंदर कि जब हमारी शारीरिक मांग पूरा होगी, हमें रोटी कपड़ा मिल गया, ठीक है, भोजन मिल गया, तो अब हमने सोचा कि यार हमारे पास सुरक्षा भी होनी चाहिए, हमारा अपना घर हो, पैसा हो हमारे पास, तो हमारी ये मांग जागृत हुई। जब हमने इसको सेटिस्फाई कर लिया, सुरक्षा की मांग पूरी हो गई, उसके बाद हम तीसरे स्तर पर जाएंगे जो है लव और बिलोंगिंगनेस। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्यार चल रहा है, यहाँ पर बच्चे के साथ दुलार चल रहा है। तो यानी तीसरी मांग जो हमारी उत्पन्न होती है वो होती है समाज की, यानी हम समाज में अपने रिलेशंस को बनाना चाहते हैं, है ना, या रिश्ते बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तीसरी मांग होती है जब हम रिश्ते बना लेते हैं, समाज में अपनी पहचान रिश्ते बना लेते हैं, रिश्ते नातों को निभा लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर हम तब भी संतुष्ट नहीं होते, हम और आगे जाना चाहते हैं। और वो कौन सी नीड फिर हमें चाहिए होता है दोस्तों? सम्मान। फिर कौन सी स्टेज आती है? सम्मान की। जब हम समाज में अपने रिलेशंस भी बना लिए, हमने, हमारे पास सुरक्षा भी है, अब हमें क्या चाहिए कि भाई समाज में लोग हमारा सम्मान करें, हमें देख करके खुश हो,
ठीक है। तो हमारी उसके बाद ये सम्मान वाली जो भावना है ये जागृत होगी, हमारी पहचान बन जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों सबसे आखिरी और जो सर्वोत्तम आपकी नीड होती है इस हिरार्की की, वह होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या जिसको हम कहेंगे दोस्तों आत्म सिद्धि। आत्म सिद्धि इस मांग तक या इस स्टेप तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। यहाँ तक नहीं तो बहुत सारे लोग तो सिर्फ अपनी शारीरिक आवश्यकताएं ही पूरी कर पाते हैं, उससे कम फिर सुरक्षा तक पहुंचते हैं, फिर उससे कम यहाँ तक, और यहाँ तक सबसे कम ही लोग पहुंच पाते हैं जो कि अपने पूरे जीवन से संतुष्ट होते हैं। जो उन्होंने चाहा था वो उन्होंने पा लिया होता है, ठीक है। वो अपने आप में खुश रहते हैं और फिर वो कार्य करते हैं औरों के लिए, ठीक है। दूसरे लोगों की सपनों को पूरा करवाने में उनकी मदद करना, ये इस तरह के कार्य फिर वो करते हैं। तो अब आपको ये बहुत जल्दी से समझ में आएगी। पहली हमारी कौन सी है, शारीरिक या जैविकीय मांग, जिसमें हमें भोजन पानी और नींद की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा स्टेप है सुरक्षा की मांग, जिसमें हमें पैसा चाहिए, घर चाहिए। फिर उसके बाद हमें समाज या प्रेम और लगाव होता है, किसी से हम रिश्ते बनाना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पहचान बनाने की आवश्यकता पड़ती है और फिर हम आत्मसिद्धि या सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। जो ये शुरुआत के 3 स्तर है इनको निम्न स्तर या लोअर स्टेज कहा जाता है, लेकिन जो लास्ट के 2 होती है सम्मान और आत्मसिद्धि, ये हमारी हाई स्टेज होती है या उच्च स्तरीय मांग होती है। समझ में आ गया बहुत अच्छे से। चलो आगे बढ़े। तो बिना देरी किए अगले सिद्धांत पर चलते हैं, जो कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, जो कि मैक्लीलैंड ने दिया, ठीक है। मैक्लीलैंड ने दिया। इन्होंने कहा कि उपलब्धि की चाह में प्राणी क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है, ठीक है। उसको उपलब्धि चाहिए, इसीलिए वो क्रिया करता है उस कार्य को पूरा करने के लिए। तो बस इतना सा इनका ये सिद्धांत था। बाकी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, डेविड सी मैक्लीलैंड ने। आगे आता है आपका सक्रियता का सिद्धांत, जो कि किसने दिया, मेलगोव और सोलेसबरी ने दिया। इन्होंने कहा दोस्तों कि व्यवहार की दक्षता पर सर्वाधिक बल देता है सक्रियता का सिद्धांत या फिर आपकी अभिप्रेरणा, ठीक है। अगर आप अभिप्रेरित है तो सक्रिय रहेंगे, क्रिया को करने के लिए प्रेरित रहेंगे। बस इतना सा इनका सिद्धांत है। बाकी किसने दिया ये सिद्धांत, इतना याद कर लेंगे तो काफी रहेगा। इसके बाद दोस्तों संतुलन धैर्य का सिद्धांत, ये किसने दिया, तो ये चैपलिन कोकर ने दिया। इसमें कहा है कि भैया अगर आप मोटिवेटेड है तो आप संतुलित व्यवहार करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ और लिस्ट दी गई है बाकी सिद्धांत की प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया, कॉफमैन ने। अनुवांशिक पेटन का सिद्धांत लोरेंज ने। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने। उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक। ये बाकी सिद्धांत के नाम भी मैंने यहाँ पर लिख दिया अगर पूछा जाए। कि अंतर्नोद या प्रणोद पुनर्मिलन का सिद्धांत दिया हल महोदय ने। एक्स वाई का सिद्धांत या क ख का सिद्धांत किसने दिया, मैकग्रेगर ने दिया, ठीक है। डगलस मैकग्रेगर ने दिया। तो इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते बढ़ते हम एक छोटा सा सिद्धांत और देख लेते हैं, हर्ट्जबर्ग महोदय का द्विकारक सिद्धांत। ये भी कई बार पूछ लिया जा सकता है आपसे। तो इन्होंने 2 कारक बताए, पहला है स्वास्थ्यपरक और दूसरा होता है प्रेरकीय कारक, या पहला है संवर्धक। यानी जो हमारा सबसे पहले अभिप्रेरणा जिससे हमें उत्पन्न होती है, पहला कारक तो होता है कि या तो हम पैसे के लिए, संपत्ति के लिए या वेतन के लिए प्रेरित है किसी कार्य को करने के लिए, या फिर दूसरा प्रकार होता है प्रेरकीय, या दूसरा कारक होता है प्रेरकीय। यानी हम अपनी पहचान के लिए कार्य कर रहे हैं, हमें अपनी पहचान बनानी है, इसलिए हम वो कार्य करने के लिए अभिप्रेरित है। निष्कर्ष क्या है दोस्तों, पैसा हमें चिंता मुक्त बनाता है लेकिन प्रेरित नहीं करता है। तो अगर आपको सिर्फ पैसा दे दिया जाए और आपसे वो काम कराया जाए जिसको करके आप खुश नहीं होते हैं, तो आप कब तक प्रेरित रहेंगे। आप कुछ समय के लिए रह सकते हैं लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं। तो आपको सिर्फ चिंता मुक्त बनाएगा पैसा कि हाँ मेरे पास सफिशिएंट मनी है, ठीक है। और हर्ट्जबर्ग ने ये जो अपना सिद्धांत है वो 200 इंजीनियर के ऊपर अध्ययन करके ही ये सिद्धांत दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों, क्लार्क हल का सिद्धांत है। ये थोड़ा सा आप जल्दी से देख लीजिए। क्लार्क हल का सबलीकरण का सिद्धांत, ठीक है। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे हल महोदय। इन्होंने अभिप्रेरणा के 5 तत्व बताए। अभिप्रेरणा के कितने, 5 तत्व बताए इन्होंने। कौन कौन से, सबसे पहला है दोस्तों संतुलन। संतुलन ये क्या है कि जब तक कोई आवश्यकता नहीं होती प्राणी कौन सी अवस्था में रहता है, संतुलित अवस्था में रहता है या जड़त्व की अवस्था में रहता है। जब तक आपको कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, आप मजे से सोफे पर लेटेंगे, क्यों आप कोई कार्य करेंगे। तो यानी पहला क्या है, संतुलन।
उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों, पहले आप किस अवस्था में हो? संतुलित, आराम से सोफे पर लेटे हुए हो। फिर इसके बाद आपके मन में या आपके अंदर कोई आवश्यकता, आपको कोई आवश्यकता पड़ी, ठीक है, तो वो आवश्यकता जब उत्पन्न होगी आपके अंदर असंतुलन पैदा कर देगी। यानी मान लीजिए आपको यहाँ पर पानी चाहिए, तो आप पहले तो सोफे पर आराम से लेट रहे थे, अब पानी चाहिए, आपको प्यास लगी है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा असंतुलित हो जाएगी कि भाई मुझे तो पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। फिर तीसरा, आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है, आपके अंदर ड्राइव जागृत होती है, चालक या प्रणोद जिसको बोलते हैं, यानी जो आपको आपकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दौड़ा दे, वो क्या कहलाएगी? ड्राइव कहलाएगी, जो कि यहाँ पर होगी आपकी प्यास। आप अपनी प्यास को बुझाने के लिए उठकर खड़े हो जाएंगे और क्या करेंगे? प्रोत्साहित हो जाएंगे, किस लिए? पानी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए। और फिर आपको सबलीकरण हो जाएगा, यानी यहाँ पर आप उस प्रक्रिया को क्या करेंगे? पानी प्राप्त करने का तरीका जब भी आपको आगे जरूरत पड़ेगी तो आप उसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए फिर से उस प्रक्रिया को दोहराएंगे, ठीक है। ये सबलीकरण है। सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 16 स्वयंसिद्ध प्रमेयों का प्रयोग इन्होंने किया था। किसने? यहाँ पर क्लार्क हल महोदय ने। ये पांचों स्टेप मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। इस सिद्धांत का सबलीकरण के अलावा और क्या क्या नाम है? तो आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, समपोषण का सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत। इनकी क्लार्क हल महोदय की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, द एसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर। याद रखेंगे आप, ठीक है। थोड़ा जानती हूँ लेक्चर बड़ा हो रहा है, लेकिन आपका कोई पॉइंट नहीं बचेगा दोस्तों मोटिवेशन के चैप्टर का, ये मेरा आपसे वादा है। आपको कहीं अलग जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी किताब से, ना किसी और वीडियो से। अब आगे आ जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपका मैक्लीलैंड का सिद्धांत, जिसको हम त्रिमांग का सिद्धांत कहते हैं। त्रिमांग से समझ गए होंगे कि 3 मांग होती है, पहली संप्राप्ति, दूसरी सत्ता की और तीसरी होती है संबंध की, कि आप इन तीनों में से किसी एक ना एक की वजह से मोटिवेट रहते हैं। पहली है संप्राप्ति, यानी या तो आप धन के लिए मोटिवेट रहेंगे, या फिर आपको सत्ता का चस्का लगा हुआ होगा, आप राजनेता बनने की कोशिश करेंगे, या फिर आप अपने संबंधों, अपने रिश्तों को निभाने के लिए प्रेरित रहेंगे, कार्य करने के लिए, ठीक है। ये त्रिमांग का सिद्धांत है। किसने दिया? मैक्लीलैंड ने। ये ज्यादा आवश्यक है आपके लिए जानना। ईआरजी का सिद्धांत, ये किसने दिया? एल्डरफर ने दिया। सबसे पहले ईआरजी का मतलब समझ लो क्या है। ई से डिनोट होता है एग्जिस्टेंस, आर डिनोट करता है रिलेशन को, और जी करता है ग्रोथ को। एग्जिस्टेंस, रिलेशन, ग्रोथ। ये मैस्लो के पदानुक्रमिक सिद्धांत जो हमने देखा था उस पर कुछ कुछ आधारित है। यानी पहले जो व्यक्ति अपना कार्य करने के लिए प्रेरित होता है वो करता है अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, अपने जो सबसे ज़रूरत वाली चीज़ें होती है उनको पूरा करने के लिए, जिनमें रोटी कपड़ा मकान आ जाएंगे। फिर उसके बाद जब आपके एग्जिस्टेंस वाली नीड पूरी हो जाती है, जैसा कि मैस्लो की नीड हिरार्की थ्योरी में हमने देखा था अभी ऊपर, वैसा ही ये है। इसमें बस 3 स्टेप है। दूसरा है रिलेशन, यानी अपने रिश्ते सम्मान के लिए आप कार्य करते हैं, प्रेरित रहते हैं। फिर उसको पाने के बाद आप अपने आत्मसिद्धीकरण, अपनी ग्रोथ के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये ईआरजी का मतलब ये था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभिप्रेरणा का शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया था? मॉर्गन मुर्रे ने दिया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, मॉर्गन और मुर्रे ने अभिप्रेरणा का शरीर रचना सिद्धांत दिया। अब ये दंड और पुरस्कार का चैप्टर हम अगली क्लास में करेंगे। यहीं तक आपका अभिप्रेरणा का सारा कुछ कवर हो जाता है, और यहाँ पर ये पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट मैंने बना दिए हैं। मैं आपको इस क्लास में बिल्कुल नहीं बताऊंगी क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा। आप कहेंगे मैम इतनी लंबी क्लास थी, तो ये वेरी शॉर्ट में मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी है। आप इसको जब नोट्स बनाएंगे, इसको आप एक बार देखेंगे तो आपको और अच्छे से दोस्तों समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरी मेहनत में मुझे नहीं लगता मैंने समझाने में कोई कमी छोड़ी हो, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई चूक हुई है, कोई कमी रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर से बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए क्लासेस लेने के लिए। यहाँ क्लासेस चली हुई है, बताइए, आप लोग बताएंगे तभी वो लोग जानेंगे। तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया क्लास लेने के लिए। फिर मिलेंगे आपसे पीडीएफ के लिए, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।